तो बहुत सारी सामग्रियां जो हैं जिनका उपयोग हम मूर्त शिल्प में करते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। और प्रकृति देती है, कुछ लेती नहीं है। और प्रकृति जो है, इसीलिए प्रकृति को या पृथ्वी को जो है माता भी कहा गया है। पृथ्वी की एक और संज्ञा है, पृथ्वी को राज्य का भी रूप में देखा गया है कि पृथ्वी राज्य के रूप में है। और इसका एक बड़ा भारी सुंदर उदाहरण हमको मिलता है प्रकृति का, वो जो है मंदसौर अभिलेख है कुमार गुप्त बंधु वर्मा का। उसमें कहा गया है कि चतुसमुद्रांत बिलोल मेखलाम सुमेरु कैलाश भैत पयोधराम बनांत ईश्वर कल पुष्प आसनी कुमार गुप्ते पृथ्वी में प्रशासित। कि कुमार गुप्त जो है ऐसी पृथ्वी का प्रशासन कर रहे हैं जिसके चारों समुद्र मेखला हैं और सुमेर कैलाश भैत पयोधर हैं। इस तरीके से एक भारत माता की कल्पना, देवी मात्र की कल्पना की गई है। तो इस तरीके से आप यदि भारत की रचना देखें तो तीन तरफ समुद्र दिखाई देते हैं हमको, एक तरफ हिमालय दिखाई देती। तो हमारी प्रकृति में भी विविधता है, एक रूपता नहीं है। जैसे हमारी संस्कृति में विविधता है, प्रकृति में भी विविधता है। कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है, कहीं जंगल है। और इस प्रकृति में समग्रता है। जीव जंतु मनुष्य सारी की सारी चीजें प्रकृति में समाहित है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का बड़ा भारी महत्व है। लेकिन पृथ्वी के साथ साथ दूसरा जो तत्व है जीवन का, जल, जल जो है जीवन है हमारा। जल से सृष्टि उत्पन्न हुई है। संसार में जितनी चीजें उत्पन्न हुई हैं उसका मूल कारण जल है। अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। पृथ्वी भी हो सकती। अब ग्रहों में हम आजकल देखते हैं कि जो ग्रहों की खोज हो रही है, ग्रहों पे लोग जा रहे हैं, वहां सबसे बड़ी मिलिंद पन्नों से हमको ज्ञात होता है, नागसेन और मिलिंद पन्न के बीच में संवाद हुआ था। तो कई जो ग्रीक्स थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और गंधार क्षेत्र में उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया। तो उनके द्वारा जो मूर्तियां हैं वो ग्रीक प्रभाव से दर्शाती हैं। और उनमें जो देवी देवताओं के हैं, बुद्ध की जो मूर्ति है वो ग्रीक देवताओं की तरह है, उनकी शरीर रचना। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जो मानव शरीर है, जो कलाकार जैसा देखता है, जैसा रहता है, जिस वातावरण से आता है उसको चित्रित करता है, वह मूर्ति रूप देता है। तो जो गंधार की कला है उसमें विदेशी प्रभाव पूरी तरह से ग्रीक प्रभाव है। ग्रीको बुद्धिस्ट भी बोलते हैं कुछ उसको, कुछ लोग क्षेत्र के आधार पर गंधार कला नाम देते हैं। तो उसमें भारतीयता कम है। और दूसरा भारतीय कला के जो मूल्य है, जैसे दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाते हैं। हमारे यहाँ तरुण अवस्था में देवताओं को दिखाते हैं, वो चीज वहां नहीं है। तो एक गंधार स्कूल था। दूसरा स्कूल मथुरा में डेवलप हुआ। मथुरा में भारतीय कला का बड़े भारी केंद्र बना और यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनी, बौद्ध मूर्तियां भी बनी, जैनों की भी मूर्तियां बनी। और इसमें भारतीयता का प्रभाव है और ये भक्ति से जुड़ा हुआ है। विदिशा में भी जैसे आप देखेंगे कि हेलियोडोरस ने इस समय एक पिलर बनाया था जो कि ग्रीक था, एम्बेसडर बन के आया था। उसने एक अभिलेख भी खुदवाया है और गरुड़ ध्वज का स्तंभ भी बनवाया है। तो स्तंभ बनाने की भी परंपरा काफी समय तक चलती रही। आप देखेंगे अशोक ने स्तंभ बनवाए, ये गरुड़ ध्वज स्तंभ बना, मेहरौली में लोह स्तंभ बना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है स्तंभ निर्माण की भी बड़ी भारी परंपरा हमारे यहाँ तक दिखाई देती। और जो ग्रीक एम्बेसडर था हेलियोडोरस, उसने भारतीय राजाओं के लिए ग्रीक उपाधि का भी उपयोग किया है। और उसके में जो लेख मिलता है उसमें गीता का जो 16वां अध्याय है उसका भी प्रतिबिंब दिखाई दे, उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। गीता में 3 चीजों को कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है। तो वो 3 अमृत पद बोलता है इनको। तो गीता का भी प्रभाव पर लक्षित होता है इसमें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है मथुरा में भारतीय कला
का प्रभाव दिखाई देता है। बुद्ध की पहले मूर्ति का निर्माण नहीं होता था, लेकिन मथुरा में धीरे धीरे बुद्ध में धर्म में दो संप्रदाय हुए, और उन दो संप्रदायों के साथ साथ जो है वो जो है मूर्ति कला में कुछ लोग बोले कि बनाना नहीं चाहिए, कुछ लोग बोले बुद्ध ने मन हीनयान और महायान हो गए, और महायानी लोग ज्यादा प्रभाव में थे, तो उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाई, पहले बोधिसत्व के रूप में बनाई और बाद में फिर बुद्ध का रूप दे दिया। तो इस तरीके से ये जो है कुषाण काल में आया। दूसरा कुषाण काल में देव राजाओं की मूर्ति के लिए भी बनाई गई, राजाओं की मूर्तियां भी बनी हैं। इसके पहले राजाओं की मूर्तियां लोग कहते हैं रामायण में था कि जो राजा मृत हो जाते थे उनकी मूर्ति बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर राजाओं की मूर्तियां हमको मिलती हैं कुषाण काल में। कुषाण काल में राजाओं की उपाधियां भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि अशोक बहुत बड़ी उपाधि नहीं करता, बड़ा राज्य था, लेकिन छोटे राज्य के साथ साथ विदेशी प्रभाव भी पड़ा हमारे यहाँ, राजाओं की उपाधियां भी शाहानुशाही हो, ये सब दुनिया भर की उपाधियां जो आई ये विदेशों के प्रभाव से आई। दूसरा ये भी वो दिखाई देता है कि जो भारतीय विदेशी भारत में आए वो धीरे धीरे भारतीय समाज में सम्मिलित होने लगे, भारतीय धर्म को अंगीकृत करने लगे और भारतीय समाज ने उनको अपना अंग बना लिया। तो भारतीय संस्कृति की एक जो सबसे बड़ी विशेषता थी भारतीयकरण की, वो भी हमको इसमें दृष्टिगत होती है। इसके बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल भारतीय कला का बड़ा भी महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस काल में जो है मूर्तियां बनी, चित्रकला बनी, मंदिर बने और मंदिरों में भी विकास हुआ। मंदिरों का निर्माण एक किस्म से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल से ही माना जाता है। गुप्त काल में आरंभ में सांची वगैरह के छोटे छोटे मंदिर बने। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो गुप्त काल का है वो है नचना का। नचना का मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। इस मंदिर में महत्वपूर्ण मूर्तियां बनाई गई, नर नारायण की तपस्या की है, गजेंद्र मोक्ष की है, उसके बाद जो है शेषशाही विष्णु है। अब इस शेषशाही विष्णु में भी आप देखेंगे लक्ष्मी नहीं है, कमल नहीं है, लेकिन बाद में सब ये सब चीजें विष्णु मूर्ति में मध्यकाल में आने लगी। तो इस तरीके से गुप्त काल की जो कला है उस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि अंतर और बाहर दोनों में बहुत सुंदर समन्वय है। दूसरा कम से कम अलंकरण में अधिक से अधिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति की गई है। गुप्त काल के बाद फिर मध्यकाल आता है और मध्यकाल के में जो है क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कला, जैसे मध्य भारत में देखें हम तो प्रतिहारों की कला दिखाई देती है। दक्षिण में देखें तो पल्लवों की, चालुक्यों की कला दिखाई देती है, हमको मूर्ति कला दिखाई देती है। पूर्व में देखें तो बंगाल बिहार में कला दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय कला में जो मध्यकाल है इसमें भी मूर्तियां बनाई गई, मंदिर बनाए गए और प्रकृति का अंकन किया गया। दूसरी चीज एक और महत्वपूर्ण है कि जो चीजें उत्तर भारत की थी उनको भी दक्षिण भारत की मूर्ति कला में शिल्पांकित किया गया है। जैसे मामल्लपुरम को यदि आप उदाहरण देखें तो पहली चीज तो यह है गंगा नदी जो है ये उत्तर में की नदी है, दक्षिण में नहीं जाती है, लेकिन गंगा का महत्व जो है या गंगा का अवतरण जो है सबसे अच्छा जो मिलता है वो मामल्लपुरम में मिलता है। उसमें भागीरथ की तपस्या का चित्र अंकन है और जो है उसके साथ साथ उसमें जो है बाकी सारी चीजें दिखाई गई हैं। जीव जंतुओं को दिखाया गया, हाथियों को दिखाया गया, बंदरों को दिखाया गया। हाथियों का बड़ा सुंदर बच्चों के साथ अंकन मिलता है वहाँ। दूसरी चीज वहाँ गुफाएं बनाई गई, उसमें भी महाभारत के पात्रों का अंकन के नाम पर उनको नाम दिया गया, अर्जुन रथ, भीम रथ, इस तरीके से चीजें दिखती। इस तरीके से पल्लव काल में
जो है दक्षिण भारत में कला का विकास हुआ, और उसमें भी उत्तर भारतीय कथानकों को भी स्थान दिया। तो इससे लगता है कि कला में एक उत्तर और दक्षिण का कोई भेद नहीं था। और गंगा का महत्व भी इतना ज्यादा था कि चोलों ने जब बंगाल के लोगों को पराजित किया तो वहां के राजाओं से लेकर गंगा जल एक गंगाचोनपुरम में स्थापित किया। दूसरा ये भी है कि जब उत्तर का आदमी दक्षिण जाता है तो रामेश्वरम में गंगा का जल चढ़ाता है, और जब दक्षिण का आदमी आता है तो गंगा में विश्वनाथ और प्रयाग में जाता है, स्नान करता है गंगा। तो इस तरीके से कला में एक तरफ विविधता भी है और दूसरी तरफ हमको यूनिटी भी दिखाई देती है। तो जैसे हमारे चारों धाम हैं, उसके बाद हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इन सब में यदि आप देखें, या देवी के जो है विभिन्न स्थल हैं, इन सब में आप देखेंगे देश की विविधता में एकता भी दिखाई देती है। दक्षिण में भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। ये सारी चीजें हमको दृष्टिगत होती हैं। तो समय चूंकि बढ़ रहा है, तो उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल में दो चीजें हमको दिखाई देती हैं। राजवंशों के बीच परस्पर स्पर्धा दिखाई देती है। 3 राज्यों का झगड़ा दिखाई देता है, पहले कन्नौज के लिए। उसके बाद एक परिवर्तन आ जाता है कि मध्यकाल में इसका कन्नौज का ज्यादा महत्व हो जाता है। आपके बिहार में पटना मगध का महत्व थोड़ा कम होने लगता है, कन्नौज बन जाता है। कन्नौज के लिए 3 राज्यों में झगड़ा शुरू होता है, राष्ट्रकूट, पाल और पिथौरों में, वो दिखाई देता है। इधर पिथौरों की कला के बाद मध्यकाल में मध्य प्रदेश में अलग कला विकसित होती है। इधर चोलों की कला विकसित होती है। तो इस तरीके से राष्ट्रकूटों की मूर्तियां कला विकसित होती है साउथ में। तो इस तरीके से मध्यकाल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, और सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी काल में भारत में बने हैं और सबसे विशाल मंदिर अभी निर्मित हुए हैं, तो वो है मध्यकाल का। मध्यकाल पूर्णतः शांति का युग नहीं कह सकते। मध्यकाल में लोग संघर्ष भी करते रहे, युद्ध भी होते थे, आपस में भी युद्ध होते थे, विदेशी आक्रमण भी हुए। इन सब के बावजूद भी मंदिरों का जिस बाहुल्यता के साथ निर्माण प्रतियोगिता कह रहे हैं आप, उस दृष्टि से बहुत ज्यादा भारत में मध्यकाल में मंदिरों का निर्माण हुआ है। इन मंदिरों के निर्माण में आप देखेंगे अलग अलग शैलियां हैं। दक्षिण की द्रविड़ शैली है, मध्य उसकी वेसर शैली है चालुक्यों के समय की, और इधर नागर शैली है। इनमें भी अलग अलग क्षेत्रीय भेद है। उड़ीसा के मंदिर अलग ढंग से है, खजुराहो में अलग दृष्टि दिखाई देती है। और इनमें भी आप देखेंगे, जैसे खजुराहो पे मैंने थोड़ा सा काम किया है प्रकृति को लेकर के, तो आप देखेंगे कि मंदिरों की तुलना मेरू पर्वत से, सुमेरु पर्वत से, कैलाश पर्वत से मंदिरों से की गई। मंदिर की तरह जो है बनाया गया है उनको। मकर तोरण बनाए गए हैं मंदिरों में, मगर की नदियों। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों का विकास हुआ। दूसरी चीज यह है कि खजुराहो के मंदिरों में हमको एक और चीज जो महत्वपूर्ण दिखाई देती, वो है मजदूरों के लेकर। तो इस तरीके से मजदूरों को किस प्रकार से पत्थर लाते थे, किस प्रकार से उनका योगदान होता था, क्योंकि मजदूरों के योगदान के बारे में भी बहुत कम दृश्य मिलते हैं और बहुत कम काम हुआ है। और मजदूरों और शिल्पियों का भी बड़ा योगदान कला में है। क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है, तो अब मैं अपने व्याख्यान को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान रहा। भारतीय संस्कृति और परंपरा में प्रकृति किस प्रकार का सामंजस्य हमेशा से रहा है, आदिकाल से और अब तक, उसकी किस प्रकार उद्गार व्यक्त किया है मनुष्य ने, या तो मूर्ति के माध्यम से,
या फिर लकड़ी की कोई आकृति है उससे, या फिर महल में, या फिर गुफाओं में, जिस प्रकार से उसका अंकन किया है और विभिन्न कालखंडों में उसका स्वरूप किस तरह से बदला है। बहुत सर ज्ञानवर्धक व्याख्यान रहा, बहुत रोचक तरीके से सर आपने बताया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी सर, जो बिहार पुरातत्व परिषद के महासचिव हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि वो कृपया डॉक्टर एस.के. सुलेरे सर को इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए जो उन्होंने आज दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी सर। धन्यवाद सुनीता। बिहार पुरातत्व परिषद और एवं फेसिस के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुशील कुमार सुलेरे जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। प्रोफेसर सुलेरे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विषय के जाने माने विद्वान हैं और उन्होंने निश्चित रूप से हमें कला के इस पक्ष को, इस प्रकृति का कितना महत्वपूर्ण योगदान हमारे इन कलाकृतियों में है, इस संबंध में सोचने का एक मार्ग निर्देश दिया है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम नहीं हुआ है। कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूं ये डॉक्टर शिवराम मूर्ति की कुछ पुस्तकें हैं जो एक महत्वपूर्ण है, लेकिन निश्चित रूप से इस ढंग का काम होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस ढंग के काम होंगे। मैं उन्हें यह भी एक सूचित करना चाहूंगा कि जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो अब हड़प्पन सभ्यता जो कहा जाता है, और निश्चित रूप से 1921 में ही 5 जनवरी को इस सभ्यता का पता चला था। बिहार पुरातत्व परिषद के द्वारा उस तिथि को ही एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था और हमारे उस कार्यक्रम के वक्ता थे डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, जो अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक हैं। उस दिन डॉक्टर आलोक त्रिपाठी का एक व्याख्यान भी उनके द्वारा किया गया था। सच पूछिए तो उस व्याख्यान को भी सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने अपने ही फेसबुक के माध्यम से किया था। निश्चित रूप से लेकिन इस ढंग का कार्यक्रम और अधिक होना चाहिए। मैं प्रोफेसर सुलेरे की इस बात को मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अपने दोनों मित्रों को सूचित करूंगा कि इस ढंग का इस अवसर पर और भी कुछ अनेक व्याख्यान या कार्यक्रम होना चाहिए। मैं इस व्याख्यान में शामिल होने वाले सभी विद्वानों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। वस्तुतः आपकी उपस्थिति है जिसके कारण कोई भी कार्यक्रम सफल होता है या कोई भी आयोजन किया जाता है। इसलिए मैं किसी का नाम लिए बिना सभी जितने भी हमारे श्रोता हैं, जो भी, मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं। आपको एक और सूचना, मतलब भारतीय कला इतिहास के एक लौती संस्था इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस के संस्थापक महासचिव, गुरु अध्यक्ष एवं हमारे एडवाइजर डॉक्टर आर.डी. चौधरी जी का भी कुछ ही दिन पहले निधन हुआ 23 तारीख को, और हम लोग उनके लिए एक फेलिसिटेशन वॉल्यूम भी छाप रहे थे। दुर्भाग्यवश पुस्तक छपा, जिस दिन एडिटर के पास आया उसी दिन उनका निधन हो गया। आज उसके एडिटर डॉक्टर मारुति प्रसाद तिवारी, उनके सहयोगी डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा एवं इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस के महासचिव आज गुवाहाटी गए हुए हैं, और आज गुवाहाटी में जाकर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर चौधरी तो नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को वह आज वॉल्यूम दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आज हम
डॉक्टर चौधरी की याद में 2 मिनट का मौन रखें, उसके बाद यह कार्यक्रम समाप्त किया जाए। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध, जो भी यहाँ हैं इस कार्यक्रम में शामिल, उनसे अनुरोध उनका 2 मिनट का मौन रखें और उसके बाद हम विदा लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मैसेज आया हुआ है कि अगर कोई किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो सुलेरा सर हैं, वो पूछ सकते हैं उनसे। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सुलेरा सर से। जी सर, मैं विश्व उपाध्याय, मैं बिहार संग्रहालय में कार्यरत हूँ और पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करती हूँ। आपने अपने व्याख्यान के बीच में रामगिरी पर्वत पर स्थित नाट्यशाला के बारे में बात की थी। मैंने एक बार विजिट किया है इस नाट्यशाला को। इसके अंदर सर किसी भी प्रकार की मूर्तियों का अंकन नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि प्राचीन भारत में नाट्यशालाओं के अंदर मूर्तियों का अंकन करना वर्जित था, या ऐसा कोई उदाहरण भारत में मिलता है जिसमें नाट्यशाला हो और उसमें मूर्तियां ना मिली? सुलेरा सर, आपको डॉक्टर वीसी उपाध्याय जी जिनने जो प्रश्न किया वो आप सुन पाए? सुशील कुमार सुलेरा सर। हाँ जी जी, मैं बोल रहा हूँ। जी जी। आपने जो प्रश्न किया नाट्यशाला का जो सरगुजा में है, तो इसके बारे में प्रोफेसर केडी वाजपेयी हमारे जो गुरु रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है और इस कारण से अधिकांश लोग उसको नाट्यशाला मानते हैं। अब उस नाट्यशाला में जरूरी नहीं है कि प्रतिमाएं हो ना हो, इसके संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि नाट्यशाला में प्रतिमाएं होती थी कि नहीं होती थी। लेकिन वहां पे एक लेख भी मिलता है, एक सुतलका नाम की देवदासी का भी उल्लेख है और उसके एक प्रेमिका था उल्लेख भी है जो वाराणसी से आया हुआ था। तो इस तरीके से एक अभिलेख भी मिलता है। और दूसरा, दासी प्रथा की शुरुआत का या दासियों के संबंध में जो बाद में मध्यकालीन मंदिरों में दासियों की प्रथा शुरू हुई, साउथ में भी है और भी स्थानों पर, उड़ीसा वगैरह में भी, तो वो दासी प्रथा का भी प्राचीन उदाहरण माना जा सकता है। और कोई जिज्ञासा हो किसी की? धन्यवाद सर। और किन्हीं को कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, सर के साथ कुछ डिस्कस करना हो, आप सादर आमंत्रित हैं। हाँ, हम जरा सा एक जिज्ञासा मेरी है जी। हेलो सर कहिए सर। डॉक्टर साहब ने मौर्य काल के संबंध में बताया, तो उसका क्वेरी साइट तो मालूम है चुनार था, लेकिन ये स्टूडियो कहाँ था? ये इसका स्टूडियो कारखाना कहाँ था? कहाँ मूर्तियां बनती थी? क्वेरी साइट पर या कहीं और जगह पर या पाटलिपुत्र में? नहीं, ऐसा था कि जो पहले मटेरियल होता था वो खासकर स्तंभों के संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ उनको। स्तंभों के जो पत्थर थे वो तो चुनार से निकाले जाते थे और नाव के द्वारा ले जाए जाते थे। फिर जिस जगह पर वो उनको लगाना होता था वहां पर उनका शिल्पी लोग जो है उनको रूप और आकार देते थे और वहां स्थापित करते थे। तो एक तो यह है कि स्थल पर निर्माण कार्य होता था, और दूसरा क्या है कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि किस स्थल, जैसे मथुरा में हमको जानकारी मिलती है कि मथुरा से बुद्ध मूर्तियों को अन्यत्र भेजा जाता था, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण मेरे नॉलेज में नहीं है। यदि आपको हो तो बताइएगा कि कहाँ पर मौर्य काल की 4-5 मूर्तियां पटना म्यूजियम में हैं जो अनफिनिश्ड हैं। मैंने उसमें पूरा उसमें काम नहीं हुआ है, कहीं कहीं अनफिनिश रह गया है, कहीं पॉलिश नहीं है, कहीं और बनावट नहीं है। तो हम ये अंदाज लगाते हैं कि क्वेरी साइट पर नहीं बन के पाटलिपुत्र में ही मूर्तियां बनती होगी, नहीं तो अनफिनिश मूर्तियां यहाँ क्यों मिलती? जी
अब ये तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण अशोक के अभिलेखों में नहीं है कि मूर्तियों को कि मूर्तियों का निर्माण किसी एक स्थल पर होता है। जी ये मेरा कहना है, और आप अगर सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है आपका विचार, और आप इसको दूसरी चीज क्या है कि हर एक मूर्ति में जरूरी नहीं कि पॉलिश हो। टेराकोटा में पॉलिश नहीं दिखता हमको, दीदारगंज की अच्छी में पॉलिश दिखता है जो आपकी पटना से प्राप्त हुई, उसमें पॉलिश है, उसमें सौंदर्य है, उसमें विविधता है। ये अच्छी मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी। मैं डॉक्टर हेमू यदु। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, हाँ। बोलिए डॉक्टर हेमू यदु सर, बोलिए। हाँ सर प्रणाम। हाँ। मैं डॉक्टर फुल्लेरे का शिष्य हूँ और इनके अंडर ही मैंने पीएचडी की है। अच्छा। और अभी तक मैंने करीब 25 किताबों का लिखा है और जो प्रकाशित हुई है, ये डॉक्टर फुल्लेरे जी का सहयोग है, समझिए उनका आशीर्वाद है। आज मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हूँ। छत्तीसगढ़ में राम गमन मार्ग का मैंने रिसर्च किया है। आज गवर्नमेंट भी उस क्षेत्र में विकसित कर रही है और एक टूरिज्म के रूप में डेवलप कर रही है। ये बड़ा उद्देश्य है। ये डॉक्टर साहब का मेरा आशीर्वाद रहा है इसलिए। और इसलिए तीसरी चीज ये है कि अभी आपने पूछा कला केंद्र के बारे में, तो मूर्ति कला के अलग-अलग केंद्र थे और वहाँ जो है मूर्तियों का निर्माण होता था। मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत जगह रिसर्च किया है और उसमें ये मैंने पाया है कि राजिम है, सूर्य नारायण है, ऐसे सिरपुर है, ये जो कला केंद्र थे, इन कला केंद्रों में मूर्तियों का निर्माण होता था। वहाँ सभी धर्मों की मूर्तियों का निर्माण होता था। ऐसी इस प्रकार से जानकारी मुझे मिली है। हम केवल मौर्य काल का पूछा था, मौर्य काल का कला केंद्र कहाँ था? नहीं, मौर्य काल का छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। देखिए साहब, यहाँ कल्चुरी काल सबसे अधिक है और कल्चुरी काल के मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये मूर्तियों का निर्माण होता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब 2 मिनट बोल रहा जाए। जी 2 मिनट का मौन। हाँ, 2 मिनट का हम लोग मौन रखते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम लोग।
आर.डी. चौधरी जी का जाना हम सभी के लिए बहुत दुखदाई था। उन्हें नमन है हमें, हम सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उनका इतना बड़ा योगदान है इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में। अब मैं डॉक्टर सिन्हा और डॉक्टर ऋषि द्विवेदी सर की आज्ञा से इस वेबिनार को यही समाप्त करती हूँ। आज्ञा है सर? ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर एस.के. सुलेरी सर, आपको बिहार पुरावित परिषद और फेसिस की ओर से कोटिशः धन्यवाद कि आज आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान हम सभी के सामने रखा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि ये अभी तो हम लोग ऑनलाइन ये वेबिनार कर रहे हैं, आपको हम ऑफलाइन जो हमारा सेमिनार होगा उसमें भी हम आपको आमंत्रित कर सके, ऐसी हमारी आशा है। सभी जितने भी हमारे श्रोतागण दर्शक हमारे साथ विद्वतजन जुड़े हुए थे, उन सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक और इतनी रोचकता के साथ, इतने लगन से सर का व्याख्यान सुना। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति अंत तक बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभा को यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।